ये मेहमान, हे भगवान। सासू माँ फोन पर है। अरे सोनिया बेटा, वो तेरे बुआ सास का बेटा है ना मिक्की, वो और उसकी बीवी नेहा तुम लोगों के घर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे ज्यादा परेशान मत होना, तुम दोनों तो नौकरी करते हो, देख लेना वैसे। सोनिया सास का फोन तो रख देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति राहुल को फोन करती है। अरे राहुल सुनो ना, मिक्की आ रहा है नेहा के साथ हम लोगों के घर। ओह, अरे क्या बात है, तो आज रात हम भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अच्छा खाने को बना देना। ओके। सोनिया को अभी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के घर जो आ रहा है वो कैसे उन लोगों की जिंदगी में भूचाल ले आएगा। अभी सोनिया ने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजती है। सोनिया दरवाजा खोलती है कि सामने खड़े होते हैं नेहा और मिक्की। अरे भाभी भाभी, आप तो हो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? अरे नहीं भाभी, कैब कर ली थी ना। अच्छा वो जरा नीचे ना कैब वाला खड़ा है, 800 रुपये दे आइए ना प्लीज। नेहा चलो अंदर, कितनी थक गई हो तुम भी ना। सोनिया जिसकी शादी मिक्की की शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, उन लोगों को देखकर हैरान सी रह जाती है। जी मिक्की भैया। वो कैब वाले को पैसे देकर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिक्की और नेहा का सारा सामान बिखरा होता है। आइए मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। कैसी बात कर रही है भाभी, गेस्ट कौन है यहाँ? हम तो यहाँ किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे इस कमरे में। जॉइंट बाथरूम और टीवी लगा है तो यही रूम हमारे लिए ठीक रहेगा। हाँ नेहा, लेकिन ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है। अरे भाभी कोई बात नहीं, यहाँ का गद्दा भी ना कंफर्टेबल है, एसी भी ठीक ही लग रहा है। देखिए ना, हम इसी रूम में रह लेंगे, आप फिक्र ना करो भाभी। सोनिया बेचारी कहती भी तो क्या, वो किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम को सोनिया का पति आता है। ओए होए भाई, क्या बात है, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल चेंज लग रहे हो। मिक्की क्या बात है भाई, तेरे तो मजे है। कब तक है तू हमारे साथ? बस देख, सेटल होने आया हूँ। तू तो जानता है छोटे शहर में कितनी कमाई होती है। हाँ हाँ, यहाँ रह, आराम से काम ढूंढ। मैं तो कहता हूँ नेहा भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखो सोनिया भी तो नौकरी करती है भाई, महानगर में तो गाड़ी तभी चलती है। मिक्की को भाई की बात जम जाती है। अगली सुबह। अरे मिक्की और नेहा कहाँ गए? कार लेकर गए हैं तुम्हारी, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। हे भगवान, ये क्या मजाक है यार, कल बता देना चाहिए था उसको कि कार ले जानी है। मैं ऑफिस समय से पहले निकलता, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जानती, दिन का खाना ना बाहर खा लेना। मैंने ऑफिस में आज की लीव डाल दी है। सुबह से उन लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी, अब हिम्मत नहीं कर रही है। शाम को दोनों घर आते हैं। सोनिया और उसके पति के कमरे में जाकर जोर जोर से टीवी लगा लेते हैं। वो आज ना एक सीरियल बहुत अच्छा आने वाला है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज तो कौन गाएगा गाना का फाइनल है। आज तो मैं ही टीवी देखूंगी। सोनिया गेस्ट रूम में आ जाती है। हे भगवान, कब तक ये दिन देखना है, अपने ही घर में बेगाने जैसे रह रहे हैं। सोनिया पति को फोन करती है। क्या है जी, कब जाएंगे ये लोग? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे यार, न कमरा अपना न कार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं बुआ से बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को किराए में कहीं कोई अच्छी जगह दिला दे। अरे डोंट वरी डार्लिंग। रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद बात कर लेना। सोनिया पति से बात करके सो जाती है, लेकिन शाम को जब वो किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। इतनी गंदी फैली रसोई किसने की? मेरे तो बस का ही नहीं इसे साफ करना। लेकिन यहाँ आया कौन था? मैं आई थी भाभी, वो मिक्की को ना केक खाने का मन था तो वही बनाया था। केक इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, क्या बताऊँ आपको। पूरा केक मिक्की खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़ा। मुझे तो बस ना छोटा सा टुकड़ा मिला। बुरा मत मानना हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, मुझे तो वैसे भी मीठा कम पसंद है। सोनिया किचन की हालत और नेहा की बेशर्मी भरी बातों को पी जाती है और सोचने लगती है कि ये लोग जाएंगे कब। भाभी, वो आपकी जो रेड वाली साड़ी है ना, वो प्लीज आज मुझे दे दीजिए। मैं और मिक्की शाम को मेरी चाची के घर जा रहे हैं तो देर रात तक आएंगे।
तुम्हारी चाची यहीं रहती है? तो कुछ दिनों के लिए उनके घर स्टे कर लो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वरना कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ना वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ आप क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसी बात नहीं है नेहा, हम भाई एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अरे तुम्हारी चाची के लिए जो कुछ तुम बताती हो उसे सुनने के बाद मैं कैसे उनके घर रुक सकता हूँ? नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है, हाँ लेकिन सामने तो अच्छे हैं ना, हमें क्या करना भाभी कि वो पीछे क्या बोलते हैं। हाँ लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं भैया और भाभी के पास इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया और भाभी मेरे पीछे मेरी बुराई कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिया उन लोगों के जाने के बाद अपना कमरा साफ करती है। अपना जरूरी सामान तो गेस्ट रूम में ले जाऊं। उसे पति की पुरानी फाइल मिलती है। सोनिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये क्या, मिक्की भैया इन्हें हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? वो पति को फोन लगाती है। सुनिए, ये मिक्की भैया आपको कॉलेज के समय में पैसे क्यों दिया करते थे? उधार लिया है क्या इन्होंने आपसे? अरे नहीं नेहा, दरअसल तुम जानती हो ना कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहा करती थी। मिकी ने ही अपने काम में लगाने वाले पैसों को मुझे देकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं उन लोगों के घर ही रहा करता था, सारा दिन पढ़ता। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े तक का ख्याल बुआ और मिकी रखा करते थे। मैंने न जाने उन लोगों के बारे में क्या क्या सोच लिया। एक वक्त जब उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आज हम लोगों की बारी आई तो हम इतना सोच रहे हैं। अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बात को रियलाइज कर लिया। ये एक अच्छी बीवी की निशानी है जो पति की हर बात को समझ ले। नीरू का बेटा फौज में बड़ी पोस्ट पर था। वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता। घर में अकेली नीरू बोरियत महसूस करती थी। नीरू की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे। बहू के आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। बेटा अपार, तू तो फौज में रहता है, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहू के साथ मैं घर में आराम से रहूंगी। क्या माँ, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता शादी नहीं करूँगा। तुम कहीं घूमने जाया करो, लेकिन शादी की बात मत करो। इतना कहकर अपार वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे माँ की भी चिंता रहती है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है। कौन हो तुम बेटा, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम कंचन है और मैं आपके बेटे अपार की बीवी और आपकी बहू हूँ। तभी घर का फोन बजता है। नीरू फोन उठाती है तो अपार का फोन होता है। माँ, कंचन आ गई। वो आपकी बहू है माँ, और मैंने उससे शादी कर ली है। आप अकेली रहती है तो मैंने आपके लिए शादी कर ली माँ। अच्छा बेटा, बहू तो आ गई, बहुत सुंदर है। अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूंगी। इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन की तरफ देखती है, वो उसके पैर छूती है। नीरू कंचन को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। अगली सुबह नीरू सोकर उठती है तो अरे, सारा घर कितना चमक रहा है। इतनी सुबह घर का सारा काम किसने किया? तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश्ता और चाय लेकर आती है और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर छूती है। बहू को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है। वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पार्टी है, तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे मैं भी तो नहीं जानती। ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सी फूड और हाँ, चाइनीज खाना बना लेना, ठीक है? कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ माँ, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप चिंता ना करें। शाम को नीरू की सहेलियां आती हैं, जहाँ कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है। कंचन अंदर किचन में जाती है कि तभी नीरू की सहेली बोल पड़ती है। अरे नीरू, तेरी बहू तो बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है और सारा काम भी अकेले करती है।
तुझे शिकायत का मौका भी नहीं देती। लेकिन क्या फायदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहू के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। हाँ रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारे काम इसलिए करती है कि तुझे लड़ाई करने का कोई मौका ना मिले और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी? नीरू भोली सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं समझी। अरे घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो घर भी भला घर लगता है क्या? मेरे घर में ही ले ले, सुबह से बहू के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है कि मन हमारा भी लगा रहता है और पड़ोसियों का भी। नीरू मन में सोचती है, बात तो सही है, अगर ये मेरी शिकायत के बिना ही हर काम कर देगी तो मैं क्या करूंगी। रात को नीरू सोने के लिए कमरे में जाती है जहाँ कंचन उसके पैर दबाने लगती है। नीरू को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है। बहू, दर्द पैर में नहीं सर पर है और तू मेरे पैर दबा रही है। मैं सर दबा देती हूँ माँ जी। ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है। तू एक काम कर, मेरे लिए बादाम वाला दूध ले आ, जा। कंचन जाकर सास के लिए दूध ले आती है। अब नीरू उसे जो कहती कंचन झट से कर देती। बहू, जरा छत से जाले निकाल दे। जी माँ जी। कंचन 5 मिनट में ही पूरे घर के जाले साफ कर देती है। नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है। कमाल है, ये तो हर काम कर रही है। तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को। इतना कह के नीरू चली जाती है। नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है आज तो उससे लड़कर ही रहेगी। मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगड़ी देकर गिरा देती है, जिसके बाद जो होता है नीरू को विश्वास ही नहीं होता। जमीन में 2 भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं। स्प्रिंग और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है। नीरू डरकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपार खड़ा होता है। क्या हुआ माँ, तुम इतना डर क्यों गई? कंचन ने कुछ किया क्या? कुछ कहा क्या उसने? मैं अभी बताता हूँ। तभी अपार की नजर कंचन पर पड़ती है। अरे माँ, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रॉबर्ट को तुम्हारी बहू बनाकर भेजा था, जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो। माँ, ये तो इंसान थी भी नहीं, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी। फिर आपने इसे क्यों तोड़ा? क्या गलती थी इसकी माँ? बेटा, इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये इंसानों की तरह सास से लड़ाई नहीं करती थी। अपार माँ की बात सुनकर हैरान रह जाता है। रॉबर्ट सास। शहर में रिश्तों की कमी और अपनों के प्यार की कमी लगभग हर घर में है। किसी को अकेलापन अच्छा लगता है तो किसी को ये काटने दौड़ता है। देखो राधा, तुम भले ही गांव की हो, लेकिन यहाँ शहर में सभी को साथ लाकर रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन प्लीज किसी को तो बोलो हम लोगों के साथ रहें। तुम सारा दिन ऑफिस और मैं घर पर पकती रहती हूँ। अरे तो किसी सहेली को बुला लिया करो, बातें कर लिया करो। किसको बुलाऊं? कब तक बुलाऊं? तुम सासू माँ को बोलो ना आकर यहाँ रहे। ठीक है, बात करता हूँ मैं उससे। रवि ऑफिस चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है, यार बीवी ने माँ को शहर बुलाने की जिद कर रखी है। अब सोच रहा हूँ कि ऑफिस से दूर जाकर कहीं कोई घर ले लूं किराए में। अब 2 कमरे का मकान तो पास में महंगा ही पड़ेगा ना। पर यार, गांव की लड़कियों को शहर शादी करके लाओ तो यही दिक्कत होती है। वो लोग समझ ही नहीं पाती कि शहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। अब मेरे वाले को देख लो, वहाँ के ऑपरेशन के लिए 2 हफ्तों के लिए लेकर आया था। बीवी ने तो इतना हंगामा किया कि माँ को 1 हफ्ते में ही वापस भेजना पड़ गया। सोच रहा हूँ कि माँ को फोन करूँ और कहूँ कि आ जाओ। क्या पता सास की चिक चिक सुनकर वो भी माँ को गांव भेज दे। आखिर औरतें तो औरतें ही होती है ना। किसे सास के साथ रहना पसंद होगा?
बात आई गई हो जाती है। राधा रवि के पीछे एक बार फिर पड़ जाती है। वो 210 वाली है ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया उसे? उसकी सास खिलाने वाली है। बड़ी खुश थी कि वो अब दिन भर बच्चे को सास के पास रखकर घुमा फिरा करेगी। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हमारी सास कब आएगी कि ये सुख हम भी ले सके? देखो, मैं माँ से बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ हमेशा के लिए कैसे आएगी? कोई और तरकीब सोचो ना। एक काम करो ना, मुझे गांव छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। कम से कम सास का सुख तो देख लूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ कि कोई सास बहू एक साथ सुख से रहे। रवि तो जानता था सब, लेकिन करता क्या? पर कहते हैं ना, पति का दिमाग है, चलेगा तो सही। एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं माँ की शक्ल सूरत का एक रोबोट ला कर दे दूं, जो राधा के साथ बिल्कुल सास वाला व्यवहार करे। मजा ही आ जाएगा। न माँ को लाने की झंझट, न सास बहू की किचकिच। रात को स्विच ऑफ करके अलमारी में पैक। बस फिर क्या था। अगले दिन जैसे ही घर की घंटी बजती है और राधा दरवाजा खोलती है, साथ पे खड़ा होता है रवि और साथ में होती है रवि की माँ यानी कि राधा की सास। माँ जी, मुझे तो मेरी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा। कितना अच्छा सरप्राइज है। आइए माँ, आइए। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। दरअसल रोबोट सास की बैटरी ढीली होने के कारण वो एक वाक्य को रिपीट करने लगती है। माँ जी इतनी खुश है कि बार बार दोहराए जा रही हैं कि खुश है, खुश है। मैं अभी पानी लाती हूँ। राधा पानी लाने जाती है कि पीछे से रवि सास की बैटरी टाइट कर देता है और ऑर्डर का प्रोग्रामिंग ऑन कर देता है। पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, मेरे बाल झाड़ो, मेरे कपड़े धो, मेरी चप्पल कहाँ है, लेकर आओ। अरे ठीक है माँ जी, सब ला रही हूँ। मैं जानती हूँ रवि आपको प्रोग्रामिंग करके लाया ना कि आप मुझे तंग कर दे और मैं आपको जाने को बोल दूँ। नहीं माँ जी, इस बार मैंने भी कमर कस रखी है। प्रोग्रामिंग कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो? माँ का रोबोट थोड़ी ना है जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। अरे मजाक कर रही हूँ। माँ तो माँ होती है, मैं जानती हूँ। राधा सास के साथ खुश रहती है। वो उनके साथ बातें करती, घूमने जाती और आसपास के लोगों से मिलवाती। लेकिन एक दिन, अरे कभी तुम लोगों को लड़के नहीं देखा। इतनी तो तू मैं माँ बेटी में भी हो जाती है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल ताना नहीं देती। हाँ ये तो है, ताना तो नहीं देती लेकिन ऑर्डर बड़े बड़े देती है। अरे ना मानना, 2-4 ऑर्डर अपने आप ठीक हो जाएंगी। तभी देखेगा असली रंग। कौन सा तेरे बुलाने पर आई है, बेटे के बोलने पर आई होगी बुढ़िया। बात तो सही है, लेकिन यार कोई बात नहीं ना, सास लड़ाई करे भी तो कोई परेशानी नहीं है। कितना ख्याल भी तो रखती है। ये तो है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल नहीं लड़ती। ये कैसे? खैर मुझे क्या। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन राधा के मन में सवाल छोड़ जाती है कि ये सास है भी कि नहीं। रात में राधा रवि से कहती है, मैं ना माँ जी के पैर दबा कर आती हूँ। अरे लेकिन वो तो मैंने अलग कर दिया है। क्या क्या, कैसे, कहा? नहीं, मेरा मतलब कहाँ कभी माँ का पैर गांव में रहा करता था, तो मैंने काट कर मतलब माँ को शहर ले आया ना। ओके ओके। रवि चैन की सांस लेता है कि चलो कुछ तो बहाना मिला, लेकिन कब तक। रवि रोज माँ के पैर दबाने के बहाने रोबोट को कमरे में ले आता और डिसमेंटल करके रख देता। एक रोज, मैं आज माँ जी की कोई बात नहीं मानूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं लड़ती। अरे ऐसी भी सास किस काम की जो खटर पटर ना करे। सास का डिमांड मोड ऑन होता है। खाना दे दो, पानी दे दो, नाश्ता चाहिए। लाई माँ जी। मैं ना देने वाली खाना पानी। लेकिन समय बीतता जाता है। दोपहर और फिर शाम और फिर रात। बहू सास को कुछ नहीं देती, लेकिन रॉबर्ट सास कुछ नहीं कहती। रात को जब रवि घर आता है, राधा रो रही होती है। अरे क्या हो गया?
तुम्हारी माँ ने मुझसे लड़ाई की, खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने तो आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है। रवि समझ जाता है कि राधा झूठ बोल रही है, क्योंकि खरी खोटी वाली प्रोग्रामिंग तो उसने की ही नहीं थी। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। रवि रोबोट माँ को लेकर कमरे में चला जाता है। वो उसे डिसमेंटल करके रख ही रहा होता है कि राधा, चलकर देखती हूँ माँ जी कहीं रवि को मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रही है। वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है डर जाती है। सांस के पुर्जे पुर्जे अलग थे। रवि, ये क्या है? ये माँ रोबोट थी, तुमने ऐसा क्यों किया रवि? कुछ नहीं राधा, मैंने जितना अपने दोस्तों से सुना था कि शादी के बाद वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब माँ और बीवी लड़ते हैं तो पति का बुरा हाल कर देते हैं। और मैं ना सुकून से रहना चाहता था, बस इसलिए। अब तुझे भरोसा नहीं ना, तो फिर जा अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियाँ मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। क्या बात है, आज तो आप सुबह से ही बहुत बिजी हैं। ऐसा क्या लिख रहे हैं? बस एक फैमिली की कहानी लिख रहा था। जैसे हमारी फैमिली है ना, तुम, माँ और मैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि ये कहानी हॉरर है और इसमें जो आदमी है ना, मैंने उसकी बीवी को मार दिया है। मतलब कहानी में ऐसा लिखा है। और जानती हो, उसके बाद जो बीवी है ना, वो एक बुरी आत्मा बन जाती है। क्या बेटा, इस तरह की डरावनी कहानियाँ क्यों लिखता है तू? जानता है ना, हम जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, हमारा दिमाग पूरा दिन वैसा ही होता रहता है। माँ, परेशान होने वाली क्या बात है? राइटर हूँ मैं, मेरा तो काम है कहानियाँ लिखना। और वैसे भी ये सिर्फ एक कहानी है माँ, कोई सच नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात प्रभात को अपने ऑफिस से लौटने में देरी हो जाती है। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। प्रभात जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसने देखा कि उसकी पत्नी दुर्गा डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही है। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। अरे दुर्गा, आज तुमने अपने इतने लंबे लंबे बालों को खोलकर क्यों रखा है? तुम तो हमेशा अपने बाल बांध कर रखती हो। वो क्या है ना प्रभात, जब इंसान अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाता है ना, तो उसे दूसरे सारे बंधन खोल देने चाहिए। इसलिए मैंने अपने बालों के बंधन भी खोल दिए। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभात। अच्छा चलो खाना खाओ। वो क्या है ना दुर्गा, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में कुछ खा लिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट देती हूँ, एप्पल खा लो। नहीं दुर्गा, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है यार। तभी अचानक से दुर्गा अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर प्रभात पर हमला कर देती है। प्रभात अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम हो कौन? दुर्गा अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोलती है। मैं दुर्गा हूँ, तुम्हारी पत्नी। ध्यान से देखो मेरी आंखों में। प्रभात बुरी तरह से डर जाता है और घबराहट में वो चाकू अपनी पत्नी के पेट में मार देता है। उसकी पत्नी की वहीं के वहीं मौत हो जाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उर्मिला दौड़ते हुए बाहर आती है। ये तूने क्या किया प्रभात? तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया, लेकिन तू तो उसे बहुत प्यार करता था बेटा। तूने बहू को क्यों मार डाला? माँ, ये आपकी बहू नहीं थी, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुसाई थी। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो मुझ पर हमला कर रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने क्या कर दिया बेटा? दुर्गा ने मुझे कहा था कि वो तेरी कहानी को उस कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करके तुझे डराने की कोशिश करेगी। अरे वो तो तेरे साथ मजाक कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका मतलब दुर्गा। लेकिन माँ, मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उस औरत ने अपने पति के साथ मजाक किया और गलती से उसके पति ने उसके पेट में चाकू मार दिया। मेरी कहानी सच कैसे हो सकती है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
अब ये सोच दुर्गा की लाश का क्या करें हम। अगर गलती से भी ये बात बाहर फैल गई ना तो तुझे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। एक काम करते हैं माँ, हम घर के पीछे वाले बगीचे में उसकी लाश को दबा देते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि उर्मिला अपने मायके गई, और फिर एक दिन हम भी अचानक यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कोई नहीं आएगा हमें पूछने, कोई नहीं आएगा माँ, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। प्रभात अपनी माँ उर्मिला की मदद से दुर्गा की लाश को अपने घर के बगीचे में गाड़ देता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रसोई से आ रही कुछ आवाजें सुनकर प्रभात की नींद खुलती है। प्रभात ने देखा कि वहां पर एक लंबे बालों वाली औरत दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। कौन है? कौन है वहां पर? अरे कौन हो तुम? मैं दुर्गा हूँ प्रभात। क्या हुआ? मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो तुम? तुम दुर्गा नहीं हो सकती। दुर्गा तो प्रभात, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? 4 दिन के लिए मायके क्या चली गई? तुम तो मुझे भूल ही गए। अब अगली बार ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता चला तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। नहीं, तुम दुर्गा नहीं हो सकती। तुम दुर्गा हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी कहानी में लिखा था कि उस आदमी की पत्नी की मौत के बाद एक बुरी आत्मा उसका रूप लेकर उसके घर में आ जाती है। तुम वही हो ना? और अचानक से खूबसूरत दुर्गा का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पूरे शरीर पर बाल, लंबे नुकीले नाखून, उसके दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं और बेहद डरावनी आवाज में वो चिल्लाकर कहती है, बुरी आत्मा, मेरा खून करके मुझे अपने ही घर में गाड़ कर तू मुझे बुरी आत्मा कह रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से प्रभात के घर में बेहद डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। घर में चारों तरफ बहुत सारी बुरी आत्माएं नजर आने लगती हैं। प्रभात घबरा कर अपनी माँ को आवाज देता है, माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए माँ, देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। प्रभात ने देखा कि अचानक से उसकी माँ कमरे से दौड़ कर आती है। क्या हुआ प्रभात? और ये लोग कौन हैं? इन सब की गर्दन टेढ़ी क्यों है? इनके बाल खुले हुए। प्रभात, ये सब लोग तो मुझे मरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ माँ, ये सब लोग मरे हुए ही हैं और ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मेरी कहानी में हुआ था। लेकिन मेरी कहानी के हिसाब से तो आप भी। अचानक से उर्मिला का रूप बदल जाता है। वो भी एक डरावने साए की तरह बन जाती है और बेहद डरावनी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मर गई तेरी माँ। जानता है, कल रात जब तू सो रहा था ना, तो मैंने उसके शरीर का सारा खून पी लिया। अब बस हड्डियां बची है उसके शरीर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुझे भरोसा नहीं ना? तो फिर जा, अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। माँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरी कहानी में लिखा था कि माँ की मौत मेरे हाथों से होगी, पर माँ तो पहले ही मर चुकी है और वो बुरी आत्मा मुझे भी मार देगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि वो मुझे कुछ करे, मुझे उसका काम खत्म करना होगा। प्रभात अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर उस बुरी आत्मा पर हमला कर देता है जिसने प्रभात की माँ का रूप लिया हुआ था, और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। एक बुरी आत्मा के शरीर में तो खून होता ही नहीं है। तो क्या सच में मैंने अपनी माँ को मार दिया? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो फिर वो कंकाल किसका है? और ये कौन है? मैं पागल हो जाऊंगा। और अपनी माँ की लाश, इसका मैं क्या करूं? लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तभी वहां पर दुर्गा का रूप लेकर जो आत्मा थी उसने प्रभात से कहा, गाड़ दे अपनी माँ को ले जाकर उसी जगह जहाँ तूने मेरा खून करके मुझे गाड़ दिया था। जा, चला जा।
घबराया हुआ प्रभात पागलों की तरह अपनी माँ की लाश को लेकर बगीचे में गाड़ देता है। प्रभात की हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो अपने आप को अपने घर में बंद कर लेता है। कहानी के हिसाब से तो आगे ये हुआ था कि कहानी लिखने वाले ने उन बुरी आत्माओं से डरकर आत्महत्या कर ली थी। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं भी आत्महत्या कर लूंगा? एक काम करता हूँ, मैं अपनी कहानी का अंत बदल देता हूँ। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं लिख दूंगा कि कहानी को लिखने वाला आत्महत्या नहीं करता, बल्कि कहीं दूर जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करता है। यही सोचकर प्रभात ने अपनी लिखी हुई कहानी को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि कहानी का क्लाइमैक्स तो किसी ने पहले ही बदल दिया था। ये क्या? इसमें तो लिखा हुआ है कि आखिर में उस लेखक की पत्नी और माँ दोनों बगीचे में जिंदा दफन थे। बुरी आत्माओं ने उनको कैद करके रखा था और वो लेखक अपनी माँ और पत्नी दोनों को जिंदा बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये सब लिख किसने दिया? प्रभात दौड़कर बगीचे में जाता है और वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है। प्रभात देखता है कि वहां पर लकड़ी के 2 बड़े संदूक हैं और उनके अंदर से आवाजें आ रही हैं। प्रभात बचा लो मुझे। अगर थोड़ी देर और हो गई तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। बेटा देखो, मैं इस बक्से के अंदर बंद हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। वो बुरी आत्मा किसी भी वक्त मुझे मार डालेगी। प्रभात वो दोनों बक्से बाहर निकालता है और अपनी पत्नी और माँ दोनों को आजाद करवा लेता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बेहद डरावनी और खौफनाक दिखने वाली औरत आ जाती है। मुझे क्या लगा था इतनी आसानी से अपनी पत्नी और माँ को बचा लेगा। बस 5 मिनट और उसके बाद अमावस का चांद आसमान में आने ही वाला है। लेकिन तूने इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अब तुझे मरना होगा। नहीं, मैं जानता हूँ मैं नहीं मरूंगा और अब आगे क्या करना है ये भी मुझे पता है। प्रभात, ये बहुत खतरनाक है, हमें मार डालेगी। प्रभात चलो यहाँ से। नहीं दुर्गा, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि इस बुरी आत्मा से हम कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं। और इतना कहकर प्रभात अपने हाथ में पकड़ी हुई सिंदूर की थैली उस बुरी आत्मा के ऊपर उछाल देता है। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर राख में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा था? बेटा, ये सब तुम्हारी लिखी हुई इस कहानी की वजह से हुआ है ना? नहीं माँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला कि बरसों पहले हमारे इस बगीचे की जमीन के अंदर किसी को जिंदा गाड़ दिया गया था और बस उसी औरत की आत्मा हमें परेशान कर रही थी। उसी ने मेरे शब्दों में जान डालकर उस कहानी को जिंदा कर दिया था। मुझे माफ कर दो प्रभात, मैंने आपकी कहानी के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे बदल दिया था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है दुर्गा। तुम्हारे उस बदलाव की वजह से ही आज हम सब जिंदा हैं, क्योंकि आखिर में कहानी में वो हुआ जो तुमने लिखा था।